हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशांत शर्मा, जो फोरेंसिक बाय प्रियांशी पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और यहीं पे हमने एक मार्गदर्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसी के तहत ये वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें कंप्लीट फिजिक्स कंसाइज वे में, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायो आपको पढ़ाई जा रही है यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपको इसका एक कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सीयूटी यूजी सीरियस एस्पिरेंट के लिए, तो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, मार्गदर्शन प्रोग्राम, जिसमें हम आपको फ्रॉम मार्च टू टिल अक्टूबर, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, प्रॉपर गाइड करेंगे अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, अबाउट द स्टडी, अबाउट द प्रिपरेशन, अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया, अबाउट द स्कोर अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल कॉलेज। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, आगे इस प्रोग्राम के बारे में बातें करेंगे। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने 6 वीडियोस अपनी कंप्लीट कर ली है विद 6 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, तो यहाँ पे मैं 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स का, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आती है, और किस तरह से टेस्ला और एडिसन का वार हुआ था, जिसकी वजह से ये अल्टरनेटिंग करंट आज, थैंक्स टू टेस्ला जिन्होंने दी है, वरना एडिसन होते तो आज हमें निचोड़ के खा जाते ना। इतनी मतलब ऐसे ही करते थे वो एडिसन, करंट को इतने महंगे दामों पे बेच रहे थे। तो खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो क्यों होता है वो सारी कहानियों में बातें करेंगे। तो अल्टरनेटिव करंट इज ए टॉपिक। इसमें हम अल्टरनेटिव करंट की चर्चा करेंगे, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू की चर्चा करेंगे। जब अल्टरनेटिव करंट को किसी सर्किट से पास कराया जाता है, तो उस सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से वेरी करती है। साथ साथ रेजोनेंस कंडीशन के बारे में बात करेंगे, इम्पीडेंस के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की। ठीक। तो यहाँ पे टॉपिक कवर्ड आर, जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो होने वाले हैं टाइप ऑफ करंट, आरएमएस करंट एंड एवरेज करंट, एसी थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे एल, सी, आर, इन सर्किट से जब एसी पास होगी, एलसीआर सर्किट जब तीनों से एक साथ पास होगी, पावर फैक्टर एंड बैंडविड्थ, फिर क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस कंडीशन एंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो में पूरा बने रहना और प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेते रहना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बात कुछ इस तरह की है। एडिशन नाम के साइंटिस्ट हम सब जानते हैं, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था। तो जब एडिसन ने बल्ब बना लिया था, तो अब उस बल्ब को जलाने भी था घर घर जा करके। जब बल्ब घर-घर जलेगा तभी तो रोशनी पैदा होगी ना, वरना तो सब लैंप में वर्क कर रहे थे, है नहीं? मोमबत्ती में वर्क करते थे। लेकिन अब ये घर-घर तक बल्ब पहुँचा के घर-घर तक बिजली भी पहुँचानी पड़ेगी, तो बिजली कहाँ से आएगी? बिजली भी एडिसन खुद बनाता था। एडिशन मशीनरी नाम की उनकी कंपनी थी, जो उन्होंने अपनी डेवलप की थी, और उसी में वो बिजली बनाते थे, और उसी से वो बल्ब को प्रोवाइड कराते, जिससे वो बल्ब जलता था, और लोगों से उसका पे चार्ज करते थे। किस तरह से उसका बिल डिसाइड किया जाएगा। तो हमने सब सारी चीज़ें देखी। तो एडिसन ने क्या देखा कि भाई, अगर बल्ब जलाना है तो बिजली बेचनी पड़ेगी। तो जब वो बिजली बेचते थे, तो कोई और उनके फील्ड में कॉम्पिटिटर था नहीं। जब कॉम्पिटिटर था नहीं, तो वो अपने मुंह मांगे दामों पे बिजली बेचते थे। अब उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जैसा आज रिलायंस जियो है। तो ऐसी इस इंडस्ट्री में एक 23 साल का लड़का जॉब के लिए जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लड़का था वो। तो जब जॉब के लिए जाता है, एडिसन उसे जॉब पे रख लेता है, क्योंकि वो टैलेंट, ही वाज द टैलेंटेड स्टूडेंट। तो उसे जॉब पे जब रखता है एडिसन, तो सब चीज़ बढ़िया चल रही थी, वो भी उसकी जॉब अच्छी चल रही थी। अब अचानक से एक जगह से सिग्नल आता है कि भाई कोई खराबी हो गई है, बिजली खराब हो गई यहाँ की, और बिजली हमें वो करानी है, ठीक करानी है। तो बिजली कैसे ठीक करें? तो एडिसन ने बतौर इंजीनियर बुला लिए, लेकिन किसी से वो वहाँ की मोटर जो डायनेमो फूक गई थी, वो ठीक नहीं हो पाई। तो वहाँ पे फिर निकोलस टेस्ला जाते हैं। निकोलस टेस्ला, मतलब वो जो 23 साल का लड़का, सॉरी टू से ये रिवील हो गया नाम, ये 23 साल का लड़का जब वहाँ पे जाता है, तो 23 साल का लड़का उस प्रॉब्लम को समझता है कि उस मोटर में क्या प्रॉब्लम है, उसे ठीक कर देता है। जब ठीक कर देता है, एडिसन ने उसे ठीक करने के ऊपर इनाम घोषित किया था कि वो $10,000 का इनाम उसे मिलेगा, जो ये ठीक कर देगा। तो जब वो लड़का, उस 23 साल का लड़का उसको ठीक कर देता है, तो वो एडिसन के पास जाता है इनाम मांगने। तो एडिसन कहता है, यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इनाम इनाम कुछ नहीं मिलेगा, मैं वैसे मजाक कर रहा था। तो वो बात हर्ट हो जाती है उस लड़के को। लड़का कहता है कि भाई मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं ऐसी जॉब में काम नहीं कर सकता जहाँ पे कोई इज्जत ना हो एम्प्लॉय की। एडिसन कहता है, तुम इतनी एक रेपुटेटेड कंपनी को छोड़ने की बात कर रहे हो, तुम्हारी क्या औकात है? तुम क्या करोगे? कहाँ सर्वाइव करोगे? जब तुम, जो ग्रोथ थी, जब तुम उसे छोड़ने की बात कर रहे हो, तो क्या करोगे? ठीक है। तो मैक्सिमम, तो उसमें उन्होंने देखा, निकोलस टेस्ला ने, बार बार निकोलस टेस्ला नाम याद आ रहा है, तो उन्होंने देखा
छोटी कंपनी। उस लड़के का नाम निकोलस टेस्ला था। उस लड़के ने अपनी खुद की कंपनी बनाई और बिजली बेचनी स्टार्ट की। वो जो कंपनी थी वो कंपनी बनाती थी ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है जो एडिसन की करंट से मोस्ट पावरफुल थी। हर तरह का अप्लायंसेस उससे चलाया जाता था। तो उस करंट की वाहवाही होने लगी और आज निकोलस टेस्ला की बदौलत हम अल्टरनेटिंग करंट के अंदर बैठ करके सारी चीज़ें वीडियो देख रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ही देख पाते हैं। जब वो हमारा मोबाइल या लैपटॉप चार्ज होता है तभी हम सब चीज़ें देख पाते हैं। तो खैर हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? एक ऐसी करंट जो टाइम के साथ चेंज होती हो उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल करंट दैट राइजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। देखो जीरो से स्टार्ट हुई, कहाँ तक बढ़ी? मैक्सिमम तक बढ़ी है ना? मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन, फॉल्स टू जीरो, फिर वापस जीरो पे निकल जाए, देन राइज टू मैक्सिमम, फिर नीचे को चले इन अपोजिट डायरेक्शन। इसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो रही है वो करंट ऑल्टरनेटिंग करंट है। इट इज द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स विच कॉजेज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। अब ये पोलैरिटी है सोर्स की, करंट को एक ही डायरेक्शन फ्लो कराएगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से फ्लो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह से, और वाइब्रेट होकर के अपने पास वाले को अपनी एनर्जी दे देता है, फिर वो उससे अपने पास वाले को, उससे अपने पास वाले को, ऐसे चलते चलते आगे बढ़ता जाता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो करंट सीधी चलती है, देखो ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है, उसे डायरेक्ट करंट का नाम दिया गया। इन एसी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पीरियोडिकली इन रिवर्स डायरेक्शन। एसी में वो पीरियोडिकली रिवर्स, आगे पीछे इस तरह से चलती है। वेयर द डीसी फ्लोज इलेक्ट्रिक चार्जेस ओनली इन वन डायरेक्शन, जहाँ डीसी एक ही उसमें फ्लो होती है। द टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट टू गो थ्रू वन साइकिल ऑफ चेंज इज कॉल्ड इट्स पीरियड, टाइम टी। और टी होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। इस पीरियड पे अकॉर्डिंग वो चलती है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो देखो यहाँ से बढ़ेगी, मैक्सिमम तक पहुंचेगी, मैक्सिमम, फिर नीचे मिनिमम, फिर ऊपर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरह से बढ़ती जाती है। तो लेट्स सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी एंड डीसी सोर्सेस। एसी के सोर्स देखो, ये रहा, ये डीसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है। जब इस तरह से चेंज होता है ना, इसे एसी सोर्स कह देते हैं। तो इसका ये मतलब एक कांस्टेंट है, ऐसे चल रहा है, जबकि इसका ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे इस तरह से चलता है। तो ये हमारे पास एसी एंड डीसी सोर्सेस है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड हुज डायरेक्शन रिवर्स द पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन। देखो इसे, जैसे वो आई इक्वल टू, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जहां ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ओमेगा 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एफ कह देते हैं। एफ की इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। एफ ऑब्वियसली क्या है? एफ ये फ्रीक्वेंसी। वेयर आई इज इंस्टेंटेनियस करंट। इस वाली आई का नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। इस आई नॉट का नाम क्या होता है? मैक्सिमम करंट या पीक करंट कह देते हैं। देखो ये वाली, ये जो यहाँ पे ये वाली करंट क्या होगी? मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने जैसे प्रोग्राम के बारे में बताया था, सीयूईटी यूजी, जो ये मार्गदर्शन प्रोग्राम है, इसमें हमें सब कुछ कवरेज मिलेगा टोटल। और कवरेज क्या क्या है? कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, प्लस डीपीपी, सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, ये सब मिलने वाला है। प्लस एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलेगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग, रेस्क्यू प्लान बी। अगर कोई कॉलेज तुम्हारी मनपसंद नहीं मिलता तो तुम्हें दूसरा कॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा प्लान बी बनाना है वो बताया जाएगा। स्मार्ट टूल मिलेंगे इसमें कुछ, जैसे कि 80+ फोरेंसिक कॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया मिलने वाला है, जिसमें हमको सारे कॉलेज की जानकारी मिलती रहेगी, कौन सा कॉलेज क्या क्या फीस चार्ज करता है, किस तरह का एडमिशन प्रोसेस है, आपका कितने स्कोर आया, उस स्कोर पे कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल सकता है, वो टूल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्लस रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट आपको मिलती रहेगी साथ साथ कि किस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका किस डेट को हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एक साथ इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आपको 2999 में ये मार्गदर्शन प्रोग्राम ज्वाइन करना है। फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। बाकी आप वेबसाइट को गो थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ से यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। खुद प्रियांशी मैम आपका लाइव इंटरेक्टिव स्ट्रेटेजी सेशन लेंगी, जिसमें आपको सारी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी आगे तक के लिए। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अगर मैं पर्सनल रिकमेंडेशन करूँ तो यस, इट इज़ वेरी गुड फॉर द सीरियस एस्पिरेंट फॉर सीयूईटी यूजी।
तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जैसे अल्टरनेटिंग करंट होती है ऐसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है? द ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो उसे हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोल देते हैं। हुज डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, जैसे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से होगा। अल्टरनेटिंग करंट एब्रिविएटेड एज एसी और एसी नॉट एसी और एसी। ई नॉट इज पीक ईएमएफ, ये तो अलग ही चीज लिखी है, इसे छोड़ो। एज एसी और इसको ई नॉट पीक ईएमएफ, जैसे कि अगर देखो ये है, ये है, ये इस तरह से चल रही है, ये इसका ई नॉट 0 पाई बाई 2 पाई, ये गलत हो गया, पाई बाई 2 ये है, ये पाई, ये 2 पाई, इस तरह से चलता है। तो उसकी करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइनोसोइडल वेव है, और ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये ईएमएफ है ना। अगर हम आगे की बात करें, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ देखो यहीं से चल रहा है, टी बाई 4 टी बाई 2 3 टी बाई 4 फिर टी, ये इस तरह से। पार्ट ओ ए बी इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओ ए बी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को शो करेगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल को शो करेगा। तो ओ ए बी इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल, बी सी डी इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल। द वेरिएशन बिटवीन पी से 2p, पी से 2p तक वेरिएशन बिलो द रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव पल्स। द वेरिएशन ऑफ करंट और वोल्टेज बिटवीन 0 to p अबव रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव। ये तो वही लिखा है पॉजिटिव, फालतू चीजें है ना। मीन करंट क्या होती है? देखो एवरेज करंट या मीन करंट, एक ऐसे करंट जो हमारे घरों में आ रही है, लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, उसे मीन करंट। जो इंस्टेंटेनियस करंट है आरएमएस, जो हमारे घरों में आती है वो आरएमएस करंट है। हमने स्विच में बोर्ड में लगाया, कोई अप्लायंस चल पड़ा, आरएमएस करंट की वजह से चलता है। एवरेज करंट एक हैवी करंट होती है, जो हैवी करंट होती है तो सेम हीट प्रोड्यूस करती है। An arithmetic average of all instantaneous values in sine wave for half cycle is called mean or average current. Alternating current or voltage during first half cycle is positive, during other half cycle is negative. Here half cycle is used because in full cycle the average current is zero. ये बात याद रखो, full cycle के लिए एवरेज करंट जो होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। जैसे ये फुल साइकिल है, ये जितने करंट ऊपर को उतने करंट नीचे को, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट कटा के क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। अगर खाली हाफ साइकिल है पॉजिटिव, इस तरह से खाली पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो यहां से इसके लिए आई एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है 2I0 अपॉन पाई, जहां आई नॉट मैक्सिमम करंट, पाई इज 22/7 पाई इसकी वैल्यू होती है। तो रूट मीन स्क्वायर करंट क्या हो जाएगी? यहीं से अगर हम बात करें, जैसे एवरेज करंट थी ऐसे ही दूसरी करंट कौन सी होती है? रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर मतलब जो करंट हमारे घरों में तो आ रही है 440 वोल्ट की या 220 वोल्ट की, उसे हम रूट मीन स्क्वायर करंट कहते हैं। भाई बिजली कैसे तो 11,000 की लाइन आती है, अगर 11,000 की करंट हमारे घरों में आ गए तो सारी अप्लायंसेस फूक जाएंगे ना। तो उस करंट को कंट्रोल किया जाता है आरएमएस वैल्यू तक। तो वहां से तो आरएमएस वैल्यू का मतलब द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। सारी करंट का देखो स्क्वायर करके उसका रूट निकाल लिया और मीन ले लिया, तो वही हो जाता है आरएमएस करंट। द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर ऑफ द ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ईएमएफ ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ। तो जैसे यहाँ पे ये यही चल ही रहा है ना। एक ये ना मान लो I1 I2 I3, तो इसकी वैल्यू बात करूँ मैं तो आई RMS I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अपॉन n, इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसके, जैसे पॉइंट टू बी रिमेंबर अबाउट आरएमएस वैल्यूज। द गिवन एसी सोर्स वोल्टेज इज आरएमएस वोल्टेज, जो भी एसी सोर्स वोल्टेज है वो आरएमएस वोल्टेज होगा। करंट इन एसी सर्किट इज आरएमएस करंट, जो हमारे घरों में करंट आ रही है वो आरएमएस करंट है। द एसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीड द आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है वो आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू को रीड करता है ना। तो आरएमएस वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू यही चीजें रीड कर पाती है। फेसर डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें वोल्टेज को हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? फेसर डायग्राम के थ्रू हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो द टर्म ओमेगा टी इज फेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट
and is defined as the fraction of time period that has left since current last pauses at zero. Values in positive direction हो जाएगी. A quantity that has the magnitude and direction in the time domain called vector. भाई जिसके बाद magnitude direction vector quantity है. तो यही पर alternating current and EMF vary sinusoidally with time with the same frequency. They will not be in phase. Depending on the circuit, current may lag or lead the EMF. The study of such circuit becomes easy if alternating current EMF are represented by vector. अगर हम इन दोनों को EMF को और करंट को वेक्टर से रिप्रेजेंट करने लगे तो हमें इजी हो जाएगा समझना कि किस तरह से करंट वेरी कर रही है सर्किट में. तो फेसर डायग्राम एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने की एक तरीका है, स्केलर को वेक्टर बनाने का एक तरीका है. फेसर डायग्राम को तो से बड़ी इजीली बना सकते हैं. तो देखो ये फेसर डायग्राम है, इसमें हमने ये ले लिया यहाँ पे, ये तो यहाँ पे एंगल थीटा पे जो उठाया यही ओमेगा टी, इसे हम फेसर डायग्राम बोल देते हैं. अब एसी को हम किससे पास करते हैं? रजिस्टर के थ्रू. जब प्योर रजिस्टर से पास होती है एसी तो कैसा बिहेव करती है? एसी को हम अलग अलग सर्किट से पास करा करके देखेंगे ये किस तरह से बिहेव करती है. क्या ये साथ चलती है वोल्टेज के, क्या अपोजिट चलती है, या 90 डिग्री आगे चल रही है 90 डिग्री पीछे चल रही है. तो देखो सर्किट लिया हमने, इसमें रजिस्टर आ रहा है, इसका वोल्टेज ड्रॉप हुआ वी आर, और हमें पता है कि कंसीडर सर्किट रेजिस्टेंस आर, लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंस्टेड वोल्टेज ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी दे दिया हमें. वोल्टेज अक्रॉस द एसी सोर्स वेरीज विद द टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है इसके अक्रॉस. तो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी या वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी कह सकते हैं. ये आया. हमें पता है वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर. वी की वैल्यू क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, और ई नॉट अपॉन आर क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो देखो जो करंट है वो वोल्टेज के साथ चल रही है. देखो करंट की भी यही है, वोल्टेज का भी ओमेगा टी, दोनों का फेस जीरो है. जीरो मतलब दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं सेम फेस में. मतलब देखा करंट एंड वोल्टेज लिखा फ्रॉम अबव इक्वेशंस 1 and 2 इट इज क्लियर दैट द वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज. अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा कि बताओ रजिस्टर के केस में अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलती है? भाई सेम फेज में चलती है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फेसर डायग्राम. फेसर डायग्राम पीछे, अब देखो ये वेव डायग्राम है. तो ये वोल्टेज चल रहे हैं, वोल्टेज करंट से थोड़ा ज्यादा होता है, करंट ये चल रही है पीछे, क्योंकि दोनों सेम फेज में, दोनों एक ही पॉइंट से उठेंगे. ये चला वोल्टेज का और राइट वाला किससे चला है करंट का, नीचे चल करके इस तरह से घूमता है. तो अगर फेज डिफरेंस की बात करो, देखो ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ और ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, फेज डिफरेंस जीरो, क्योंकि ओमेगा टी पे स्टार्ट हो रहे हैं दोनों ही. तो सेम फेज पे वाइब्रेट करेगा, तो इसका मतलब ये सेम उसमें चल रही है. अब एसी को जब इंडक्टर से पास कराया जाएगा, 6th चैप्टर में इंडक्टर पढ़ा था ना, वही जो एनर्जी स्टोर करता था मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, वही इंडक्टर. हाँ. तो द अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज अप्लाइड इज गिवन बाय द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर इंडक्टेंस एल एज शोन इन फिगर. द फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इज एफ इज इक्वल ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी पाई बाई टू. देखो पाई बाई टू क्या है, पी अपॉन टू मतलब पाई बाई टू. तो देखो यहाँ पे इंडक्टर है, ईएमएफ कितना होता है इंडक्टर के अक्रॉस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी ऑन इंडक्टर इक्वल टू नोट साइन ओमेगा टी. इससे हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाकायदे. तो अगर बात करें इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फेसर डायग्राम. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चूंकि क्या है देयरफॉर करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ, करंट पीछे चल रही है 90 डिग्री. कितने डिग्री? 90 डिग्री. तो देखो ये होगा वोल्टेज का ग्राफ, करंट का इसके पीछे से स्टार्ट होगा क्योंकि वो है माइनस के 90 डिग्री पाई बाई टू से. तो यहाँ से चलेगा तो फेज डिफरेंस यहाँ. अब यहीं पे एक टर्म आती है एक्सेल, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस. इस एक्सेल का नाम क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस. और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें ये बताता है कि किस तरह से रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक इंडक्टर, है ना. तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एल कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस और ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी होती है. तो हम इजीली इसे बता सकते हैं, है ना. इंडक्टिव रिएक्टेंस को यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट इसकी क्या होगी? ओम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है. अब इसी को जब कैपेसिटर से पास कराया जाएगा तो क्या होगा? जब एसी को कैपेसिटर से पास कराया जाएगा तो करंट 90 डिग्री आगे चलेगी. जब करंट 90 डिग्री आगे चलेगी तो इसमें एक टर्म आती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, और एक्सी का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाता है. एक्सएल का ओमेगा एल, इसका 1 अपॉन ओमेगा सी, यूनिट इसकी ओम होगी, डायमेंशन ml2 t-3 a-2, यही सब चीजें इसमें चलती रहेंगी. और एसी के केस में 90 डिग्री आगे, इंडक्टर के केस में 90 डिग्री पीछे, रजिस्टर के केस में साथ साथ चलती है सब. ये बात हम याद रख के चलेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है सब चीजें, है ना. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपली कि ओमेगा मान लो 100 है रेडियन पर सेकेंड,
और कैपेसिटेंस दे रखी है 50 माइक्रोफराड। तो हमसे एक्सी पूछा है, तो एक्सी की वैल्यू क्या करेंगे, 1/ओमेगा कितना 100, और ये कितना होगा 50 इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा क्योंकि माइक्रो है। अब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0/5 0 0 0 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से कटेगा 2 टाइम्स, तो क्या है 200 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। अब देखो ये फेसर डायग्राम है सबके, रेजिस्टेंस के केस में, इंडक्टेंस के केस में, कैपेसिटेंस के केस में। रजिस्टर जब प्योर रजिस्टर है तो सेम फेस में चल रहा है, तो देखो वोल्टेज भी आगे, करंट भी इसको ऊपर ऊपर। इंडक्टर के केस में पीछे चल रहा है 90 डिग्री, लैग कर रहा है तो वोल्टेज आगे 90 डिग्री, करंट पीछे चल रही है 90 डिग्री, ये है। और कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री आगे तो आगे को चलेगा 90 डिग्री, इस तरह से वहां से, तो वी या ये 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो इस फेस से हमें पता चलना जाना चाहिए कि करंट के केस में आगे चल रही है, किसके केस में पीछे चल रही है, किसके केस में साथ चल रही है। इससे ही हमें पता चलेगा सारी चीज़ों का। तो सीआर सर्किट या आरसी सर्किट, जब रजिस्टर को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर जाते हैं तो आरसी सर्किट बनता है। ये रहा रजिस्टर, ये रहा कैपेसिटर, ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट कंटेनिंग रजिस्टर आर एंड कैपेसिटर सी इन सीरीज connected to the source of alternating EMF, which is V equal to Vm sin omega t. As shown in figure, let Q be the charge on the capacitor at any instant t and I be the current at any instant. पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q अपॉन C हो जाएगा। Q अपॉन C पोटेंशियल डिफरेंस इजीली हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आरसी सर्किट की बात करें हम, सिंस Q अपॉन C एक्ट एज अपोजिट टू अप्लाइड EMF, द नेट EMF इन द सर्किट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस मस्ट बी इक्वल टू IR। एंड IR क्या हो जाएगा, Vm sin omega t माइनस Q अपॉन C। द करंट I at any instant of time t is given by I is equal to I नॉट sin omega t। Im या I नॉट कह दो, और ऐसा M की वैल्यू Vm अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये इम्पीडेंस मिलता है हमें। देखो Z क्या होता है इसका, भाई देखो एक जगह R है, एक जगह C है, ये हमने अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ा, इसका रिएक्टेंस R तो होता है, इसका रिएक्टेंस XC हो जाएगा, वोल्टेज VR VC, तो इनका इम्पीडेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। जहाँ Z क्या होता है, इम्पीडेंस, किसी भी सर्किट का टोटल रजिस्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, इम्पीडेंस बोल देते हैं, जो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे देखो इसका फेसर डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से स्टार्ट करता है 90 डिग्री ऊपर चल के। तो ये चल रहा है इसका वी आर ऊपर, वी सी नीचे, और वी आर प्लस वी सी टोटल नेट निकल जाएगा, यहाँ वेक्टर की तरह बिहेव करता है। अगर मुझे निकालना हो वी नेट, क्या हो जाएगा अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, वी सी क्या हो जाएगा एक्स सी और वी आर भी, है ना। तो ये हमारे पास आर सी सर्किट की बात थी। इम्पीडेंस, अभी मैंने पीछे बताया कि Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम करंट वैल्यू है, और यूनिट ऑफ डायमेंशन सेम एज द रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट भी वही ओम होगी, डायमेंशन में रजिस्टेंस, क्योंकि देखो इम्पीडेंस है, रिएक्टेंस है, ये सब रजिस्टेंस ही है। भाई खाली रजिस्टेंस है सर्किट में तो रजिस्टेंस, रजिस्टर है सर्किट में तो रजिस्टेंस है उसका। लेकिन अगर रजिस्टर के साथ कैपेसिटर है तो उसका नाम दिया रिएक्टेंस, रजिस्टर के साथ कैपेसिटर है प्लस इंडक्टर है तो इम्पीडेंस नाम दे दिया। इस तरह से चलता है काम। हर किसी का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, सबको पता है हमें। अब एल आर सर्किट के थ्रू एसी को पास कराते हैं, तो एल आर सर्किट के थ्रू जब एसी पास होती है तो यहाँ पे इंडक्टर है, देखो ये रहा आर, ये रहा इंडक्टर। तो इस केस में भी सेम टू सेम वही रहेगा, वी नेट इक्वल टू अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। वी एल क्या हो जाएगा आई एक्स एल प्लस आई आर पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, आई ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल जाएगा सारा, ये सारी कथा वही लिखी है। तो देखो यहाँ पे वाई आया बी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, ओमेगा एक्सएल ही होता है, इम्पीडेंस निकल जाएगा z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है नहीं, मेथड अलग अलग होते हैं, इन्होंने करंट का सारा लिया, हमने पोटेंशियल का सारा लेकर के कैलकुलेट कर दिया। तो ये इसका फेसर डायग्राम, क्योंकि 90 डिग्री आगे तो देखो ये चला, ये यहाँ से चला और उसके साथ साथ करंट चली रही है, ये सारे वोल्टेज इसी का है। अब एल सी आर सर्किट में जब करंट पास कराएंगे तो इसका वी एल ये खाएगा, वी आर ये खाएगा, वी सी ये खाएगा, और यहाँ से अल्टरनेटिंग सोर्स हमारे पास है ही। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेयर जेड इज इम्पीडेंस, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, अगर मैं फेसर बनाऊँ इसका, तो उसका फेसर कुछ इस तरह से बनेगा, वी एल माइनस वी सी, और यहाँ वी आर और बीच में नेट निकलेगा इनका ऐसे,
है ना, और फेसर कितने फाई एंगल है, तो जेड की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी ना, ये ऊपर। और टेन फाई फेसर एंगल निकालना हो तो फेसर एंगल एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये फेसर एंगल निकल जाता है। अब केस वन, जब ओमेगा एल ग्रेटर हो, मतलब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, इस केस में करंट एट एनी इंस्टेंट ओमेगा टी माइनस फाइव पीछे चलेगी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए पॉसिबल है। अगर एक्सएल लेस देन एक्सी है तो लो फ्रीक्वेंसीज के लिए पॉसिबल है, क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे कम आएगा, करंट लैग करेगी, है ना। ये सब डायग्राम दे रखे हैं किस तरह से, वेव डायग्राम, फेसर डायग्राम बने हुए हैं। रजिस्टर का प्योर ये रहा, प्योर कैपेसिटर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर का ये डायग्राम है। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। अब एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन कब डेवलप होती है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन में रेजोनेंस आ जाएगा सर्किट में। अब रेजोनेंस कंडीशन में करंट सर्किट में मैक्सिमम होती है और इंपीडेंस मिनिमम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम इक्वल टू रेजिस्टेंस जेड इक्वल टू आर, क्योंकि तुम इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कटा तो आर बच जाएगा। और मैक्सिमम करंट, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, ये देखो यहाँ पे बात करो तो ये पहली स्टीपर में थोड़ी और ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट हमें मिल रही है, रेजोनेंस कंडीशन है ना। और इसी पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाती है कितनी, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या एल ओ सी कॉफिशेंट होते हैं, है ना, इंडक्टेंस के और कैपेसिटेंस के, ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं। अब होता है क्वालिटी फैक्टर, पावर फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, देखो क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर की बेसिकली बात ये है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द रजिस्टर, मतलब क्यू फैक्टर को कह सकते हैं एक्स वी सी अपॉन आर। वी सी क्या होगा, 1/ओमेगा सी इंटू आर। तो 1/ओमेगा क्या होता है, 1/√LC टू सी आर, सी से सी कटेगा तो क्या आएगा, 1/R √L/C। ये क्वालिटी फैक्टर है, क्यू फैक्टर। इस समय पता चलता है कि किसी भी सिस्टमेटिक एलसीआर सर्किट क्या यूज होता है, मोबाइल फोन में, डीजे में, एम्पलीफायर्स में, तो उसकी क्वालिटी या साउंड कैसा आ रहा है, क्वालिटी फैक्टर डिसाइड करके बताता है व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर। अगर हम फैक्टर इसकी बात करें पावर फैक्टर की, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या बताता है कि कितनी पावर सर्किट में कंज्यूम हुई। पावर फैक्टर को cos फाइव से डिनोट करते हैं, और cos फाइव होता है R अपॉन जेड, रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस। R अपॉन अगर एलसीआर सर्किट है तो एक्स एल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा पावर फैक्टर हो जाता है। गॉट माई पॉइंट। तो आई होप तुम्हारी ये सब कुछ समझ में आ गया है। तो ट्रांसफार्मर, अब ये सारी चीजें करने के बाद जो मेन अल्टरनेटिंग करंट का काम है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है तुम्हें, तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन सर्किट इनटू द अनदर सर्किट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर इज डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट में भी यही काम करता है, वोल्टेज में भी। पावर कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये तो सीबीएसई बोर्ड में इस बार भी आया था। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पर वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि देखो कोयल ये रही प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, प्राइमरी कोयल, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है इस तरह से, ये इससे लिंक हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, सेकेंडरी वोल्टेज पे जो ईएमएफ है एन एस डी फाइव अपॉन डी टी, प्राइमरी पे एन एस डी पी अपॉन डी टी, दोनों सेम होंगे, फ्लक्स तो सेम होगा तो ईपी अपॉन ई एस, वी एस अपॉन वी आई। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा क्या, वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, सामने सामने। और करंट के केस में उल्टा हो जाता है, पी आउटपुट इक्वल टू पी इनपुट, पावर कंजर्वेटिव रहेगी, पावर कंजर्वेटिव रहेगी, ये बात याद रखेंगे हम, है ना। तो टेन फाइव फेस एंगल एक्स अपॉन आर यहाँ से तो ही हमें पता है। अब स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन में नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है हमारे पास। तो ये पूरी थ्योरी थी इसकी,
जितनी हमसे मतलब कंसाइज वे में थ्योरी हमने कवर की इसकी। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट, भाई प्योर रेजिस्टर में वोल्टेज करंट किसमें सेम फेज में चलते हैं, इन सेम फेज। जैसे ये देखो वोल्टेज और यहीं पे रेजिस्टेंस तो सेम फेज में चलेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस एक्सी का होता है 1/ओमेगा सी। ये रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस का तो 1/ओमेगा सी। इन इंडक्टिव सर्किट करंट, इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करती है, लैग्स वोल्टेज। भाई ये रहा पीछे को V, ये I क्या कर रही है, लैग कर रही है 90 डिग्री। पावर फैक्टर cos फाई से डिनोट करते हैं, पावर फैक्टर को पता है, अभी तो बताया मैंने। एट रेजोनेंस इन एनसीआर सर्किट करंट क्या होगी, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, इम्पीडेंस करंट क्या होगी मैक्सिमम और इम्पीडेंस क्या होगा मिनिमम। तो ये कंडीशन है। तो फिर वही मार्गदर्शन सीरीज में हम प्रोग्राम है जिसे हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है। साथ साथ एडमिशन गाइडेंस, पर्सनलाइज कोर्स, कॉलेज काउंसलिंग और रेस्क्यू प्लान भी हमें साथ साथ दिया जाएगा। इससे हम 2999 में बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में हम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लेंगे तो हमें सारी चीज़ें, जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। खुद प्रियांशी मैम आपको गाइड करेगी, प्लस साथ साथ मैं फिजिक्स वाले, फिजिक्स तो मैं ही पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री और बायो वाले सर भी आपको साथ साथ गाइडेंस करेंगे और कंप्लीट पीसीबी नोट्स प्लस डीपीपी प्रोवाइड कराई जाएगी। हम मार्च से आपका एडमिशन लेंगे और तब तक हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका कॉलेज में फर्स्ट डे ना हो जाए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।